हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से डस्ट ऑफ स्नो पोयम के सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो डस्ट ऑफ स्नो जो आपकी पोयम है, इस पोयम के जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोयम लिखी गई है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी पोयम है उसका नाम और उसके पोएट का नाम ज़रूर याद कर लेना है। तो डस्ट ऑफ स्नो, चलते हैं इसके सीधे सेंट्रल आइडिया पर। तो इसका सेंट्रल आइडिया है, डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोयम इज रिटन बाई फेमस अमेरिकन पोएट। डस्ट ऑफ स्नो is a small poem written by the famous American poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो, ये जो आपकी पोयम है, इज रिटन बाई, वो लिखी गई है, बाई द फेमस अमेरिकन पोएट, अमेरिका के एक पोएट कवि के द्वारा जिनका नाम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोयम इज सेट ऑन अ विंट्री डे, और ये जो पोयम है ये सेट ऑन अ विंट्री डे, सर्दी के एक दिन में लिखी गई है। मतलब सर्दियों का दिन वो था जब ये पोयम की घटना लिखी गई है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब, और पहले स्टेंजा में जो पोएट है वो डिस्क्राइब करता है आ सिंपल नेचुरल हैपनिंग, और जो सिंपल प्राकृतिक घटनाएं हैं जो घटित होती हैं उनको डिस्क्राइब फर्स्ट स्टेंजा में पोएट करता है। द स्नो इज फॉलिंग हैविली, जो स्नो है वर्फ है वो फॉलिंग गिर रही है, हैविली बहुत तेज। द स्नो फ्लैक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्री, और बर्फ़ की वजह से ये जो ट्रीज हैं उनके जो टॉप हैं, टॉप के ऊपर के मतलब पेड़ है, पत्तियां हैं, वो सभी चीज़ें स्नो के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा कवर्ड, ढकी हुई हैं। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, और जो पोएट है इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, अंडर नीचे, आ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक पेड़ के नीचे। द मूवमेंट एंड लाइट अलाइटिंग आ क्रो ऑन द ट्री, और होता क्या है उस ट्री पर, हेमलॉक ट्री पर एक कौवा जो है वो बैठा होता है। मेक द डस्ट ऑफ स्नोफॉल ऑन द पोएट, और क्या करता है, मेक द डस्ट ऑफ स्नोफॉल ऑन द पोएट, और वो पोएट के ऊपर स्नोफॉल मीन्स बर्फ गिरा देता है। चलते हैं आगे। द क्रो a symbol of omen and the hemlock tree associated with a person, जो क्रो होता है वो सिंबल ऑफ इल ओमेन, वो एक अशुभ प्रतीक माना जाता है, क्रो को एक अशुभ प्रतीक के रूप में जाना जाता है। एंड अ हेमलॉक ट्री एसोसिएटेड विद द पर्सन नॉट एब्सिक्यूअस थिंग्स, और हेमलॉक ट्री को भी एक अच्छी चीज़ नहीं माना जाता है, मीन्स इस हेमलॉक ट्री को भी पॉइजनस ट्री, जहरीला पेड़ माना जाता है, इसलिए ये भी शुभ संकेत नहीं होता है। हाउएवर इन द सेकेंड स्टेंजा द फॉलिंग ऑफ snowflakes and the scene leave the tremendous effect on the mental state of the mood of the poet। तो सेकेंड स्टेंजा में वो पोएट बताता है कि द फॉलिंग ऑफ द स्नोफॉल, बर्फ के गिरने से, सीन लीव द ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन द मेंटल स्टेट एंड मूड ऑफ द पोएट। तो पोएट का जो मूड है स्नोफॉल से, उसके मूड के ऊपर एक ट्रेंडमेंडस इफेक्ट पड़ता है, उसकी जो मेंटल स्टेट है, मानसिक अवस्था है, वो मानसिक अवस्था उसकी बदल जाती है। सो फार द डे हैज बीन क्वाइट ग्लूमिंग एंड वेस्टेज फॉर हिम, और उसका जो दिन था उसका दिन वेस्टेड, बर्बाद होने जा रहा था। बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल थिंग्स, लेकिन इस साधारण सी प्राकृतिक घटना ने, वट मीन्स लेकिन, दिस मीन्स इस ऑर्डिनरी साधारण, नेचुरल हैपनिंग साधारण सी घटना से क्या हुआ, सडनली ब्रिंग द डिजायर चेंज इन हिज मूड, उसके मूड की जो डिजायर थी वो चेंज हो गई। इट ग्लैडन्स हिज हर्ट्स, ही रियलाइज डैट द फॉलिंग ऑफ स्नोफॉल्स, उसको रियलाइज हुआ डैट की द फॉलिंग ऑफ स्नोफॉल,
कि बर्फ़ के गिरने की वजह से ही सेव्ड द डे, उसका जो दिन था, दिन का बाकी का बचा हुआ टाइम था वो सेव हो गया। नाउ ही हैज़ रिगर्ड द होल डे हैज़ नॉट गॉन वेस्ट, अब उसको पता चल गया था कि उसका जो बाकी का बचा हुआ पूरा दिन है वो वेस्ट जाने वाला नहीं है। द मूवमेंट ऑफ स्नोफॉल एंड देयर इफेक्ट सेव द डे, वो जो क्षण था, वो जो मूवमेंट था जब स्नोफॉल हुआ, उस मूवमेंट ने, देयर इफेक्ट, उस प्रभाव ने, हैव सेव द डे, पोएट के दिन के टाइम को बचा लिया। दे हैव ब्रॉट a change in his mood and delighted and uplighted his spirits,